2027 आते आते मैसिव पावर शिफ्ट होगा। ये बात रीना शर्मा जी जो ये चैनल देख रहे हैं जानते हैं, बहुत देर से प्रेडिक्ट कर रही हैं और दो अलग दिशाओं में पावर शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर पहुंच रही है, 2/3 मेजॉरिटी के पास है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। तो एक बात चल रही है, क्या एकदम नया भारत बनने वाला है लीगली बाय मैसिव चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरफ छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे जुड़ रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स का मुद्दा लेके जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बोल देते हैं, वो एक्सपोज हो रही है, बट स्टूडेंट्स का एक मुद्दा है, वो तो जेन्युइन ही है। दूसरी तरफ कई बारी जो आपने देखा राम मंदिर के अंदर जिस तरह चोरी हुई, तीसरी तरफ अब E20 एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों में सडनली सबके पास पहुंच गया है। चौथी तरफ कुछ करप्शन की बातें चल रही हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। पर ये क्या जो दोनों अलग चेंजेस हैं, एक सवाल उठती हुई और एक बीजेपी और शक्तिशाली होती हुई, तो किस तरफ जाएगा ये पावर शिफ्ट? हमारे रीजन में भी एक पावर शिफ्ट हो रहा है। बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, जंग कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पे अमित शाह जी आज भी वहां पे बैठे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मैसिव चेंजेस हर तरफ हो रही हैं। अब क्या आगे चेंजेस होने जा रही हैं और उसका इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही, वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं रीना शर्मा जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन इश्करण जी। आपके सभी ऑडियंसेस को मेरी तरफ से नमस्कार। रीना जी, अगर मैं चेंज की बात ही शुरू करूं तो बीजेपी 2/3 पहुंच रही है। क्या आप बड़ी बड़ी चेंजेस देख रही हैं? पावर शिफ्ट जो आपने कहा था, और यू आर सेइंग कि धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आज कोई डिनाई नहीं कर रहा आपकी बात पे कि पावर शिफ्ट हो रहा है। अब किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। I'll take you back to the times जब महाभारत हुआ था। जब जब एक इरा का अंत होता है और दूसरी इरा की शुरुआत होती है, तब तब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या बहुत सारी ऐसे पुरानी चीजें खत्म होती हैं और नई चीजें शुरू होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जब तक पुरानी बिल्डिंग्स को आप ढाएंगे नहीं, उनको गिराएंगे नहीं, तब तक आप नया कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। So to have something new, you have to have a vacancy. So this is what is happening. And this is a trend which is being seen very, very clearly as per the transits of the planets. क्योंकि mundane astrology में transits का बहुत बड़ा रोल होता है। और शनि 30 साल बाद जब मीन राशि में आए थे, which is 2025 मार्च में, तब से ये बहुत क्लियर था, ये चीजें होनी दिखनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट जो एक संवत्सर साइकिल है वो तो 2020 से ही स्टार्ट हो गया था, पर शनि के आने से मीन राशि में वो चीज और ज्यादा विजिबल हो गई, क्लियर हो गई। और अब जैसे ही बृहस्पति आए हैं कर्क राशि में, जलीय राशि में, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू द ट्राइन, तो ये सब कुछ बहुत सरफेस पे आ रहा है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट लेटली, बहुत बार हमने इसके बारे में बात करी। प्लैनेट्स का जलीय राशियों में आना या फायरी राशियों में आना या एक दूसरे से कनेक्ट होना, ऑब्वियसली ये चीजें कोई ना कोई इवेंट को दिखाती हैं। पर उससे भी ज्यादा ये इवेंट कब घटेगा, ये आपको जब नक्षत्र परिवर्तन होते हैं या जब प्रत्यंतर दशाएं आती हैं तब नजर आता है। सो अब वो फेज है जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमने एक टाइम को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। सो दिस ईयर विच इज 2026 एंड 2027 मिड तक का जो पीरियड है, उसको मैं ट्रिगरिंग पॉइंट बोल सकती हूँ। बट ऑल्सो उसके साथ if you remember, I said this is an year of metals, wars and lot of policies, अगर आपको याद हो। सो ये समय वो पॉलिसीज बनने का है जिन पॉलिसीज की आम जनता को, मासिस को बहुत जरूरत थी बहुत समय से। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होंगे, ये लीडरशिप लेवल पे होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे और हो रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। और अब तो मैं ये भी बोलती हूँ बहुत क्लियरली, क्योंकि देयर आर सम प्लैनेट्स लाइक मर्करी एंड मार्स जिनको हम इम्पोर्टेंस देंगे इस समय पे, क्योंकि जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में आने वाले हैं और अश्लेषा नक्षत्र गंडांत का बुध का नक्षत्र है और बुध यूथ को दिखाता है। सो बहुत सारे प्रोटेस्ट्स यूथ को लेके होते हुए हम देख ही रहे हैं, नजर आ रहे हैं और आगे भी कुछ समय तक नजर आएंगे। उसकी वजह से आप इस साल एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति राजा बन के आए हैं इस साल के,
जो हम संवत्सर जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का कैलेंडर बना है उस हिसाब से। सो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बननी, मैंने पहले भी बोला था, वो इस बार बनेंगी ही बनेंगी। और ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष का जो पीरियड है वो मार्च अप्रैल 2027 तक का है। तो ये समय ऐसा है कि जब आप देखेंगे बहुत सारे बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, हर लेवल पे, सत्ता के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे बदलाव आने ही हैं। दिस इज प्री डेस्टाइन्ड, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं पॉलिसीज पे आऊंगा। जैसे एक E20 पॉलिसी सडनली उठ के आ गई, प्लान था कि धीरे धीरे आएगा, बट एकदम जी फोर्सेबली उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, डबल डाउन किया जा रहा है। ऐसी कई और पॉलिसीज की बात हो रही है। संविधान में भी क्या हो रहा है, 2/3 के बताऊंगा। पर आपने बोला लोग लीडरशिप चेंजेस भी होंगी, तो आप किस तरह की, अभी कैबिनेट रिशफल की बहुत देर से बात चल रही है, बीजेपी के प्रेसिडेंट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आए, इतने सारे कंटेंडर्स थे एंड एकदम मैसिव, अगर चेंज के हिसाब से कहें, जनरेशनल चेंज भी हुई, ही इज ओनली 45, एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स की चेंज हुई कि आप स्टेट से सीधा लेके आए। तो इट कुड नॉट बी अ बिगर चेंज, टू पुट इट वेरी ब्रीफली। तो अब ऐसी क्या लीडरशिप में, कैबिनेट में और कुछ स्टेट्स के अंदर भी आप मुख्यमंत्री में ऐसी चेंजेस देख रही हैं? जी इश्करन जी, बिल्कुल दिस इज गोइंग टू हैपन एट स्टेट लेवल्स आल्सो। एंड मैं इस बार ये भी बोलना चाहूंगी कि जो एक सेट पैटर्न था कि एक जैसे आपने जनरेशन की बात करी, तो जो एक एज ब्रैकेट था जिसमें हम जनरली लीडर्स को देखते थे, वो एज ब्रैकेट ब्रेक होगा, क्योंकि बाउंड्रीज ब्रेक होंगी ना। बाउंड्रीज बनी हुई है और कुछ चीज जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, व्हाट आई जस्ट सेड, वो ब्रेक होगा। सो उसमें ब्रेक होना है, क्यों? क्योंकि केतु सिंह राशि में आए हुए हैं। सिंह राशि सत्ता, पॉलिटिक्स, इसके लिए देखी जाती है। सो वहां जब ऐसा हो रहा है तो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है, वहां पे बदलाव आएंगे। और आप 50 इयर्स से नीचे, जो एक एज ब्रैकेट दे रही हूँ, 50 साल की उम्र से नीचे वाले बहुत सारे लीडर्स को आप आगे बढ़ता हुआ, ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और जैसा आपने बोला कि क्या कुछ स्टेट्स पे भी फर्क पड़ेगा, जी, चीफ मिनिस्टर्स जो हैं बहुत सारे, 4-5 स्टेट्स के, तो मैंने रीड कराई है अब तक, एनालाइज कराई है, जो मुझे नजर आता है उनकी जो सीट है या उनकी कौन से पोजीशन आपने है रीड किया है, उनमें। किस पे आपने ध्यान दिया है, क्या आपके हिसाब से चेंजेस लग रहे हैं? अब रीड किया है तो बोल भी देना चाहिए। सो एक तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम्म, एक हम्म, हमारे दिल्ली की ही जो चीफ मिनिस्टर हैं, रेखा गुप्ता जी, और हम्म, देर आर फ्यू, हम बिहार ऑल्सो, एंड वन मोर, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट देर आर 4-5 दैट आई हैव बीन हम्म, हम्म, टॉकिंग अबाउट। वहां हम्म। पे बदलाव मुझे नजर आते हैं। अच्छा, तो ये तो चीफ मिनिस्टर्स में तो फिर एक मैसिव चेंज होने जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप बिहार की भी बात कर रहे हैं, तो फिर वो एक मैसिव। राजस्थान ऑल्सो, आई जस्ट रिमेम्बर। हाँ, तो ये चार तो मैसिव बीजेपी के अंदर, तो फिर एकदम अगेन आई कम बैक टू द वर्ड पावर शिफ्ट ही होने वाला है कि इस्टेब्लिश जी 3 4 5 सीएम चेंज हो जाए। बीजेपी में जो बैठ जाए एक बारी, वो इस्टेब्लिश्ड ही है, तो वो एक जी बड़ा चेंज आ रहा है। पर क्या आप एक और नाम अगर आपने देखा हो, तो उससे साउथ की लोग बहुत बात करते हैं, अन्नामलाई एंड विजय जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे आप क्या देखते हैं? द सीएम जो बने हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश्ड आए हैं या पॉलिटिक्स में रहने आए हैं? और अन्नामलाई जी के फ्यूचर का भी, क्योंकि वो भी एक तरफ से अपने आप को ऑपोजिशन की आवाज बना रहे हैं, बट आउट ऑफ बीजेपी इट्स नॉट इजी टू क्रिएट अ पार्टी। खैर, चीफ मिनिस्टर विजय ने क्रिएट किया। तो साउथ में क्या देखते हैं, तमिलनाडु में भी क्या देखते हैं आप? जी जी। सो साउथ इज अगेन अ सरप्राइज पैकेट। जो अभी यहाँ पे हुआ है, विजय चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये ठीक है, चलेंगे, बट विजय जो चीफ मिनिस्टर बने, बड़ा ही लोगों को रियलाइज होगा ये बड़ा ही गलत डिसीजन रहा। और वो एक वीकर सेक्शन में, या वीकर चीफ मिनिस्टर की तरह तरीके से देखे जाएंगे। और जहां तक अन्नामलाई जी की बात है, तो अन्नामलाई जी बहुत जल्द अपनी रीजनल पार्टी क्रिएट करेंगे, और कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो कि काफी पावरफुल हैं, जो उनको एक तरीके से स्ट्रेटजीज में और हर जो बैकअप की तरीके से उनको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और अगले 3 साल जो अन्नामलाई जी के हैं, वो बहुत ही सुपरबली इम्पोर्टेंट, येट वेरी चैलेंजिंग फॉर हिम, ऐसा मैं बोलूंगी हैं।
लेकिन उसके बाद वाला जो उनका समय है वो उनको एक अच्छी पोजीशन पे देखता है। सो अन्नामलाई जी रीजनल पार्टी क्रिएट करेंगे, पर उसके बाद मुझे बहुत लगता है, आई हैव आल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ माय ओन वीडियोस ऑन माय चैनल परमाक्ष एस्ट्रोलॉजी, दैट ही इज गोइंग टू रीजॉइन बीजेपी। जी। अब मुख्यमंत्रियों की बात हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की बात ना हो तो ऑडियंसेस बोलेंगे कि बहुत नाइंसाफी करी मैंने। क्या देख रही हैं? आपने वैसे बोला हुआ योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पिछली बारी भी, पर लोग हर बार ही जानना चाहते हैं तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। किस तरह आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनाव? और आपने अखिलेश यादव की भी ध्यान से देखी थी, तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं अखिलेश यादव को लेके? देखिए अखिलेश यादव जी की कुंडली पहले से बेटर हो गई है, नो डाउट्स अबाउट दैट। और मैंने ये भी कहा था आपको पहले कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली उनसे और भी ज्यादा स्ट्रांग है। पर अब आपको अगर याद हो, मैंने कहा था अगर डिम्पल यादव उनके लिए कैंपेनिंग करेंगी तो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा योगी जी का विन वहां पे। पर अभी लेटली अगर आपने नोटिस करा हो, मैं बहुत ज्यादा न्यूज तो नहीं देखती हूँ, बट मुझे जो पता चला कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वहां डिम्पल यादव जी जो थी वहां गई थी मिलने के लिए सोनम वांगचुक से। सो इस तरीके के अगर वो गलत स्टेप्स उठाते रहेंगे तो उनके चांसेस और भी ज्यादा कम होंगे। ही वॉज नॉट देयर बट हिज वाइफ वॉज देयर। सो कहने हुँ, का मतलब ये है कि आपके कर्म, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कर्मास, हुँ, एस्ट्रोलॉजी भी या आपकी डेस्टिनी भी वो कर्मास से ही बनती है। हुँ, पिछले जो आपने कर्म करे उससे आपकी आज की हुँ, डेस्टिनी बनेगी, जो आज आप कर्म करेंगे उससे आपका फ्यूचर बनेगा। सो अगर हुँ, आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, पिछली बार परिवारवाद के हुँ, चलते प्रॉब्लम हुई और अब इस तरीके के एक्शंस के चलते, सो मुझे जो नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी साढ़े साती चल रही है, वो भी अष्टम भाव हुँ, में लास्ट हुँ, फेज में है। तो अष्टम भाव नेचुरली सडन लॉसेस सडन प्रॉफिट्स दिखाता है, हुँ, दैट इज अ रूल। सो और साथ में ऐसे स्कैम्स में उनका नाम लेना, या राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर में उनका डायरेक्ट नाम नहीं है, बट हुँ, राम मंदिर के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन या वो वहां का इतना बड़ा घोटाला पकड़ा जाना एक तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए एक फेलियर है। सो इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं, बट वी ऑल नो एंड वी कैन सी इट वेरी क्लियरली एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो। अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं या उत्तर प्रदेश की कुंडली देखते हैं या योगी जी की कुंडली देखते हैं, कि एक्सटर्नल फोर्सेस का किया कराया ये सब कुछ है, विच इज क्रिएटिंग द इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ट्राइंग टू टार्निश हिज इमेज, हुँ, बट दे ऑल विल फेल एट द एंड ऑफ द डे। अभी बीजेपी की और मोदी जी की भी जो वार्षिक राशिफल है, जो वार्षिक हुँ, कुंडली है, वो बड़ी हुँ, चैलेंजेस के साथ भरी हुई है। सो वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ, विच इज हुँ, शोइंग बीजेपी और मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी इन अ नेगेटिव फ्रेम, हुँ। वो सितंबर के बाद वो छवि जो है धुलनी शुरू हो जाएगी, क्लीन होनी, क्योंकि क्लीन अप शुरू हो जैसे क्योंकि यूपी में जैसे राम मंदिर चोरी के बाद जाएगी। फैक्चुअली स्पीकिंग सीएम का कोई रोल नहीं है उसमें, बट विपक्ष तो बहुत कोशिश करेगा कि भैया इस स्टेट में हुआ, और मंदिर तो एग्जैक्टली। वैसे ही इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ राम मंदिर। जी। बट आप इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रूप में असर नहीं देख रही, आराम से मुख्यमंत्री बनता हुआ उनको देख रही हैं। आराम से नहीं होगा। चैलेंजेस क्रिएट करे जा रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था आराम से हो जाएगा, क्लीन स्वीप है, चाहे हुँ, कुछ भी हो हुँ, जाए होना ही है। यहाँ पे भी चाहे कुछ भी है होना है, लेकिन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस से भरा पीरियड तो है, क्योंकि साढ़े साथी अभी आप हमें भूलना नहीं चाहिए कि चल रही है, एंड है, हुँ, लास्ट फेज है लेकिन चल रही है। जून के हुँ, बाद हाँ शनि उनके भाग्य स्थान में जाएंगे, और फिर जुपिटर के साथ, जो जुपिटर रेट्रोग्रेड होके उनके फिफ्थ हाउस में बैठा है कुंडली में, उससे हुँ, कनेक्ट करेंगे, विच इज टेकिंग हिम टू अ नेक्स्ट पेडेस्टल, गिविंग हुँ। हिम अ गुड राइज एंड सक्सेस। जी, आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, और जैसे मैंने बोला बीच में कैबिनेट की बात आई, ई-20 पॉलिसी आई, तो क्या आप कैबिनेट में भी कई बड़े नेताओं को, जिस तरह आपने मुख्यमंत्री बोला, बाहर जाते हुए देख रही हैं कि एकदम ही नया कैबिनेट पूरा अलाइनमेंट ऑफ पावर जो बड़े-बड़े नेता माने जाते हैं, अपने-अपने ज़ोन्स में, क्या उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है चेंज की? अब देखिए मैं ज्यादा तो नाम नहीं लूंगी, बट हाँ नितिन गडकरी जी इज इन दैट फ्रेम। उनका तो ऐसा नजर आ रहा है कि यस देयर हुँ, इज, बिकॉज उनका समय अब जो आगे है वो हुँ, काफी अच्छा समय था पहले, लेकिन अब जो समय हुँ, आगे है वो
अच्छा नहीं दिखता है। हेल्थ इश्यूज भी हैं और लीगल केसेस वगैरह, काफी दिक्कतों का सामना वो करेंगे अभी। तो हम ये तो एक बड़ा ही चेंज है, क्योंकि एक तरह से पिछले 10 साल से हाईवेज जो एक फ्लैगशिप रहा है सरकार का, उसको जी हेड करते करते सडनली एक E20 इशू जो इतने फोर्स से पुश किया जा रहा है, जिसमें छवि भी के ऊपर सवाल उठे, साथ ही साथ उसके अंदर लोगों के अंदर भी सवाल उठे। तो आपको लगता है जो ये सवाल के घेरे उठ गए हैं, उससे निकलना मुश्किल है और उससे आपका चेंज ही होना ज्यादा लाइकली हो रहा है? लाइकली नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है। तो चेंज ही देख रहे हैं। पर उसका अगर नेक्स्ट पे आऊँ मैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट की आपने बात की, कि जी प्रोटेस्ट्स काफ़ी हो रहे हैं। अब एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, उसके अंदर एक तरह उसका एक्सपोज़ भी बहुत हुआ मेरे अनुसार, अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा लेके चल पड़े हैं, स्टूडेंट्स की बात जेन्युइन थी। सोनम जी वांगचुक आए, उसके ऊपर भी कुछ एक्सपोज़र्स आए कि भैया किस तरह दिखाया कि आमिर खान की मूवी आप पे। अब आमिर खान ने कल परसों बोला, भैया मैं तो जानता भी नहीं, हमने तो अपनी मूवी किसी और एंगल से बनाई थी। तो पर प्रोटेस्ट तो है ही है। उसके बाद जो और मुद्दे उठ के आ रहे हैं सारे, और इसमें इकोनॉमी भी है, रुपया डॉलर भी है, ऑयल भी है, एथेनॉल भी है। डू यू थिंक ये प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई होने जा रहे हैं, और इसका भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्या इसका भी कुछ चेंज का असर पड़ेगा, या ये मैनेज होके ओवरकम वाली दिशा वाला चीज़ है? देखिए, प्रोटेस्ट्स हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे प्रोटेस्ट्स होंगे और हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट्स अभी जुलाई का मंथ जो चल रहा है ये, और अगस्त अगस्त हुँ, मिड तक ये प्रोटेस्ट्स अपने पीक पे होंगे। आप देखेंगे बहुत ज्यादा एकदम फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म के साथ ये प्रोटेस्ट्स आपको होते हुए नजर आएंगे। बट हुँ, बाय द टाइम अगस्त एंड हो रहा होगा और सितंबर आ रहा होगा, सितंबर में टू बी प्रिसाइज सितंबर फर्स्ट वीक से आप देखेंगे कि ये थोड़े ठंडे पड़ने शुरू हो गए हैं। जैसे हुँ, बांग्लादेश में हुआ या जैसे नेपाल में हुआ, जो कराया गया बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वी ऑल नो। हुँ, यहाँ पे भी वो चीज ट्राई करी जा रही है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट या जिस तरीके से भारत चल रहा है उसके चलने में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी प्रोग्रेस में अड़चने डाली जाएं। पर ये इन मंसूबों में ये लोग बिल्कुल भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये प्रोटेस्ट, देखिए इस प्रोटेस्ट के मैं आपको 3 एंगल दूंगी जो मेरे दिमाग में आते हैं। एक, अगर ये सारा का सारा यूथ इतनी इतनी वॉलेटाइल, इतनी स्ट्रांग, इतनी अग्रेसिव एनर्जी को पॉजिटिवली देश के हित के लिए यूज करना शुरू कर दे, इट कैन बी अ वंडरफुल चेंज, यू नो। लेकिन यहाँ पे ये देश के हित के लिए नहीं हो रहा। और आज की जो जनता है या यूथ है, सब इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड इट। दैट इज वन। सेकेंड, इस प्रोटेस्ट को जो लोग कर रहे हैं उनका अगर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। वी अंडरस्टैंड, वो एक इसका प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट है, यू नो। वो हम सबको पता है, जो न्यूज में, चैनल्स में और अदरवाइज सोशल मीडिया पे सब जगह दिख रहा है। एंड इट्स अवेलेबल फॉर ऑल, इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द आईज, यू मी एंड। तो उससे भी लोगों को अवेयरनेस होती है। उसके अलावा जब हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तभी भी ऐसा नजर आता है कि सितंबर तक बस ये आग भड़केगी, उसके बाद ये धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। इससे लेकिन एक फायदा भी होगा। वो फायदा ये होगा जो मैं शुरू से बोल रही थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि दिस कैन बिकम द रीजन ऑफ द policy change in the education system, but this will become the reason for the changes, good changes in the benefit of students in the education system for sure। ये होगा। जो गवर्नमेंट है या जो लीडरशिप है, वो इनसे, इनको समझाने या इनसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट करने की कोशिश भी करेगी, विच इज अ गुड आइडिया। पर अगर हम ये बोलें इसकी वजह से कोई ये सच में कॉकरोच जनता पार्टी टाइप कुछ पार्टी क्रिएट होगी, पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट्स नॉट हैपनिंग। तो ये शोर शराबा है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, प्रॉब्लम जेन्युइन है। बट जो ये राजनीतिक मंसूबे लेके बैठे हैं कि सत्ता ही बदल देंगे, प्रधानमंत्री गिरा नहीं, देंगे, क्योंकि अब इसके अंदर नए लोग जुड़ गए हैं। जो सो कॉल्ड किसान नेता है राकेश टिकैत आए, वो मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा, तो विच इज वेरी सीरियस। अब पार्लियामेंट में क्या ट्रैक्टरों और ट्रॉलरों की बातें कर रहे हैं। तो पर वो एजिटेशन और
ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, बिकॉज देन देयर इज अ चांस कि आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर आओ, तो इट इज अलाउ, सरकार करेगी नहीं, तो वो एक जी वायलेंट सिचुएशन का संभावना उससे खड़ी हो जाती है, जिसको सरकार को फिर सेंसिटिवली डील करना है, क्योंकि आप तो चाहते हो कि कुछ कन्फ्रंटेशन हो। तो आप इसको, ये आगे बढ़ते हुए जो नए लोग आ रहे हैं वो अपनी नेतागिरी करने आ रहे हैं, पर वो जनता के अंदर एक चेंज वाला या ये जेन्युइन बात कर रहे हैं वो वाला असर नहीं देख रहे। जितना मर्जी, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, जितना मर्जी इंस्टाग्राम या फेसबुक का एल्गोरिथम इसको फैलाने की कोशिश करे, क्योंकि देयर मल्टीपल फैक्टर्स नाउडेज। या इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को नेगेटिवली यूज किया जाएगा, एंड नाउ इज द टाइम व्हेन वी आर सीइंग इट, इट्स हैपनिंग। नेगेटिवली यूज किया जा रहा है, नेगेटिव नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए यूज किया जा रहा है, बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू, Indians or you know anybody is not a fool. They also know अगर नैरेटिव नेगेटिव फैलाया जा रहा है तो वहीं पे एक दूसरा ग्रुप भी है जो पॉजिटिव नैरेटिव या असलियत दिखा रहा है कि फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द फाउंडेशन। सो उससे आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जिसे हम निश्चल भाव से कहते हैं ना, कि निश्चल भाव से वो वाकई में सच में स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनके मंसूबे, इनकी इंटेंशंस धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स जो इस समय खड़े हुए हैं वहां मोर्चे पे और प्रोटेस्ट में, दे विल ऑल्सो रियलाइज कि हो क्या रहा है। यहाँ से केजरीवाल जी आ रहे हैं, यहाँ से डिम्पल यादव जी आ रही हैं, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स हु आर इन द ऑपोजिशन हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग दैट protest. So this is quite understood that it's understandable that why it's happening. Obviously it's happening to make the other party, the leading party, get into a tarnished image. जी। अब मैं जब चेंज की बात कर रहे हैं और पावर शिफ्ट, ये सबसे मैसिव, अगर मैं थोड़ा सा भारत से बाहर एक बार जियो पॉलिटिक्स जाऊं, फिर मैं भारत में आऊंगा इकोनॉमी को लेके, कि अफगानिस्तान वो जगह था जहां पे तालिबान जो पहली बारी आए फुल भारत के विरोध में थे, कश्मीर तक उन्होंने अपने टेररिस्ट भेजे, कंधार हुआ, पर इस बारी एकदम ही चेंज हुआ है। अफगानिस्तान भारत में भी आता है, मंत्री भी मिलते हैं, और अफगानिस्तान जिसको पाकिस्तान मानता था हमारा बिरादर मुल्क है, वो अफगानिस्तान आज पाकिस्तान से खुल के वॉर कर रहा है, अपने स्टाइल में कर रहा है, एरियल ड्रोन से स्ट्राइक कर रहा है, पाकिस्तान वहां बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो ये भी एक ह्यूजली मैसिव चेंज हुआ है। तो इसको आप किस तरह देख रही हैं, अफगानिस्तान विज़ाविज़ इंडिया आल्सो, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान आल्सो? सो ओके, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस समय केतु सिंह राशि में बैठे हैं और बीच में मघा नक्षत्र में भी गए थे। सो जब केतु इस तरीके से बैठते हैं तो केतु का मतलब है अपने रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़ना। एंड इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इफ यू सी ईरान, वहां पे भी, या फिर आप इजराइल की बात करें, वहां पे भी सब अपने पुराने जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको वापस से निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हम उसको फॉलो करना शुरू करें, और वो नजर आ रहा है कि अब ऐसा होने वाला है। कहीं पे क्रिश्चियनिटी को हटाया जा रहा है, कहीं पे इस्लाम को हटाया जा रहा है, एंड दे ऑल आर ट्राइंग टू गेट बैक टू द रूट्स, एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान एंड द अदर कंट्री दैट यू जस्ट मेंशन्ड। सो अफगानिस्तान जो कर रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ, वहां पे वो जो एक उनके जो शिया सुन्नी या जो उनके जो रेसिज्म का जो प्रॉब्लम है, कि वो आपने कहा कि बिरादर हैं या एक दूसरे को जो भाई भाई हैं वो लड़ पाकिस्तान रहे कह हैं। रहा है अफगानिस्तान तो नहीं मान रहा, बोलता है तुम नकली हो, कोई नहीं असली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो क्योंकि सबकी रियल पिक्चर सामने आने का समय आ गया ना। अब रियल हम्म, पिक्चर सामने आ रही है, आप जितना भी भाई भाई बोल रहे हैं, वैसे तो हम्म, हिंदू चीनी भाई भाई भी बोला जाता है, तो क्या वो सच में भाई भाई हैं? तो वो सब हम्म, चीजें सामने आ रही हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर थिंग्स टू कम एट द सरफेस, विच आई हम्म, मेंशन्ड अर्लियर आल्सो। नेपच्यून और शनि साथ हैं, तो हम्म, सामने चीजें आएंगी, वो सब कुछ जो अंदर दबा हुआ था वो सरफेस पे आएगा, और ये और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा। अभी तो फिर भी थोड़ा ऊपर एक स्मोक हम्म, जैसा है, लेकिन ये हम्म, मिड 2027 के बाद बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और रही बात की कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इतने सारे जो उनका कोवर्ट ऑपरेशंस की हम्म, वजह से और उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से अब खत्म टाइप है, हम्म, तो वहां तो हम्म, एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो हम्म, घिरा हुआ है बुरी तरह, और जो उनका सो कॉल्ड फ्रेंड हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, आई थिंक दैट फ्रेंड इज लेफ्ट हम्म, पाकिस्तान।
to नहीं, deal with पाकिस्तान it में तो alone. बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड की हुई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान आर्बिट्रेशन के लिए गया। अब आर्बिट्रेशन में क्या रूल होता है, फीसेस बहुत हैवी होती हैं, तो दोनों पार्टीज देती हैं, जो कोर्ट लेके गया और जो डिफेंड कर रहा है। अब भारत डिफेंड Okay. करने गया ही नहीं, तो नियम अनुसार पाकिस्तान पूरी कोर्ट फी जमा कर रहा है, मतलब जो भारत की होनी थी और पाकिस्तान की होनी थी, विच आई वाज जस्ट रीडिंग मे बी इज $1 मिलियन। तो ये पाकिस्तान पे अब उसको जीवित भी रखना है आर्बिट्रेशन में, क्योंकि उसके पास रिकोर्स ही ये है कि भैया एक इंटरनेशनल फोरम पे मैं आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, भारत जा नहीं रहा तो उस जजमेंट का कुछ फायदा होना नहीं है, पर खर्चा आपका और बढ़ गया है। तो वो बोलते हैं ना, जब बुरा समय आता है इकोनॉमिकली, तो वो हर तरफ से आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इंक्लूडिंग Exactly. दे आर हैविंग टू स्पेंड मनी टू फाइट अ केस व्हिच विल गिव देम नथिंग। Right. Right. सो तो ये बात इसके तो अंदर सच है. एक पार्ट अब मैं, ये बलूचिस्तान का भी चल रहा है कि जिससे हमने पाकिस्तान की बात करी है, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का टूटना भी संभव है, क्योंकि बलोच बार बार अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, टाउन्स कैप्चर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का ये जो स्पाइरल डाउन है, टूटने की दिशा में भी देख रही हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर? पाकिस्तान बचा कहाँ है अब? अब बचा कहाँ है पाकिस्तान? मतलब टूटना तो वो टूट ही चुका है। अब वही वाली बात है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है बस, हम्म, अदरवाइज हम्म, वहां बचा क्या है? अब देयर इज नथिंग। ना तो वहां पॉलिटिकल पार्टीज इंटैक्ट है, ना वहां की इकोनॉमी इंटैक्ट है, ना वहां के लीगल जो एंटिटीज हैं वो इंटैक्ट हैं। देयर इज नो लॉ. हम्म, हम्म। आपने हिंदी चीनी जो बात की, एक टाइम पे कहा जाता था, पर चाइना का भी एक फैक्टर है। तो अगर हमारे रीजन में दो ही बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया चाइना, आप किस तरह देख रही हैं इंडिया चाइना का आने वाला समय? क्योंकि दोनों पोलर व्यूज हैं, कुछ व्यूज कहते हैं बिल्कुल ठीक रहेगा बिकॉज यूएस थ्रेट है, कुछ व्यूज कहते हैं इंडिया चाइना टू बिग प्लेयर्स कैन नॉट स्टैंड टुगेदर। सो हाउ डू यू सी इन द इमीडिएट टर्म, किस तरह देख रहे हैं आप इंडिया चाइना को? मैं आपको इमीडिएट बताऊं या 2032 के बाद बताऊं? देखिए, आप दोनों इमीडिएट तो बताइए। दोनों। इमीडिएट में तो ये है कि 2027 end or 2028 beginning will be the time when China is going to take a very wrong step, and that wrong step will be getting against India openly. मैंने आपको बोला ना, मिड 2027 के बाद ओपन में चीजें होंगी। जो अभी छुप के हो रहा है, हिडन तरीके से हो रहा है, मैनिपुलेशन के साथ हो रहा है, हो अब भी रहा है, लेकिन तब बिल्कुल खुल के सामने आके चाइना जो है भारत के अगेंस्ट खड़ा होगा। और चाइना डायरेक्ट ऑन द बूट्स या ऑन द ग्राउंड नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे मिलिट्री आ गई चाइना की या ऐसा, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। कोशिश तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा जो चिकन नेक है वो काफी स्ट्रेंथन ऑलरेडी हमने कर लिया है, और आगे और भी ज्यादा सिक्योर्ड होने वाला है। अब चाइना क्या करेगा? चाइना वही करेगा जो वो पास्ट में करता आया है। वायरसेस भेजेगा, साइबर हैक्स होंगे, अटैक्स होंगे, वहां पे बैठ के कोशिश करेंगे इंडिया में, भारत में जो मेजर एंटिटीज हैं जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो सर्वर्स हैं उनको खराब किया जाए। सो ये सब वो कोशिश करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू फॉल बैक वेरी वेरी बैडली ऑन देम, बिकॉज नाउ भारत इज क्वाइट, आई वुड से, जो एक सशक्त कंडीशन होती है, एक स्ट्रेंथन पोजिशन है, उसमें है भारत। नाउ भारत इज ऑल्सो गेटिंग टेक्नोलॉजिकली क्वाइट स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, एंड बाय 2032 व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर, भारत इज गोइंग टू सुपरसीड चाइना। सो चाइना तो एक तरीके से मैं अगर ऐसे बोलूं, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, मैं बोलूं कि इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, बट चाइना विल डेफिनेटली लूज इट्स आइडेंटिटी, इट्स क्रेडिबिलिटी, एंड यू नो दैट जो चाइना के लिए एक अभी एक नैरेटिव है कि चाइना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उस अपनी पोजीशन को वो लूज कर जाएगा। तो चाइना का आप डाउनवर्ड स्लाइड देख रही हैं, पर मुझे जो इसमें बात लगी जिसमें भारत को चिंता भी करनी चाहिए, वो आप कह रही हैं कि बूट्स नहीं भेजेगा ग्राउंड पर जो नोन है वो डर्टी वॉरफेयर जिसको आप कहते हैं, कि यस आप यस यस, वायरस भेजना, हैक्स भेजना, हेल्थ क्राइसिस क्रिएट करना। ऑल द प्रॉक्सी वॉरफेयर टैक्टिक्स जो हमेशा से वो करता आया है, वो बहुत हम्म, एक बड़े लेवल पे करने की कोशिश करेगा, और उसमें हम्म, उसको बहुत क्वाइट पॉसिबल रशिया माइट हेल्प, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि हम्म, दोस्त दोस्त और दुश्मन दुश्मन वहां पे पता चलेंगे। अभी हमें लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रशिया हमारा दोस्त है, हम्म, और बहुत समय से है, लेकिन हम्म। वहां पे वो पिक्चर क्लियर होने वाली है। अच्छा, तो ये आप एक रशिया का रोल आप डाइसी देख रहे हैं, टू पुट इट
एट द मिनिमम लेवल के वो चाइना के साथ जाके इन अटेम्प्ट्स में कर सकता है, तो फिर तो भारत के लिए बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी कि अगर इतने बड़े प्लेयर्स वो एक यस। डिफिकल्ट समय बिल्डअप करेगा आपके हिसाब से कि रशिया अगर डबल गेम खेलेगा, या डबल तो नहीं, चाइना का भी दोस्ती बना हुआ है आजकल, पर अगर वो चाइना की साइड लेगा तो वो एक नया डायनामिक ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगा इंडिया के लिए। Definitely. And that is why I've said it so many times and I'm saying it again. I don't know people are believing it or not, लेकिन बहुत टाइट स्पॉट पे भारत आने वाला है 2029 में। 2028 एंड के बाद से वेरी टाइट स्पॉट वी विल बी इन। मतलब एक ऐसे होता है ना कि जैसे वो ऐसा वाला समय होगा कि जब पीक पे एक तरीके से सारी परेशानियां एक साथ घेर लेंगी भारत को और भारत अकेला महसूस करेगा। बट वही वो समय होगा जब डेवलपिंग कंट्रीज या जो ग्लोबल साउथ है, जो कंट्रीज जो अभी उतने फुल्ली डेवलप नहीं है, दे विल लुक अप टू भारत, दे विल स्टैंड फॉर द सपोर्ट ऑफ भारत एंड ऑल्सो विल वांट भारत टू सपोर्ट देम, म्यूचुअल अग्रीमेंट और सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें दोनों मिलके भारत को एक वो पोजीशन देंगे कि भारत लीड कर रहा है, उनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और जब कोई प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है तो वो धीरे धीरे राजा बन जाता है। So that is the path which Bharat is going to take. So 2029 very tough, 2030, 31 again, strategies and everything. 31 end and 32 mid is the time when I see World War III happening. And after that, जो सब टूटा फूटा होगा उसकी रिकवरी, कंसोलिडेशन as we spoke last time, which will happen till 2035, 34, 35, and then it's beautiful golden period for Bharat after that. बट इसमें जो आपने टाइमिंग बोली 28 एंड का, मैं वो और 29 का चुनाव जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइमिंग है कि जब भारत सबसे ज्यादा स्क्वीज्ड आउट होगा तभी 29 का आप चुनाव भी देख रही हैं। पर इसमें मैं उस चुनाव पे ना जाते हुए जाना चाहूंगा कि एक प्लेयर हमने नहीं डिस्कस किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अंडर ट्रम्प सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, आज उसने बोल दिया है कि चाइना ने भैया इलीगल वोटिंग करवाई थी मेरे 2020 के लॉस में। सो यू नेवर नो विच साइड ही विल फायर, विच साइड ही विल मेक हिज मनी। बट आप इंडिया यूएस का किस तरह देख रही हैं इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? बिकॉज एंड ऑफ द डे सुपर पावर तो आज भी वर्ल्ड में मिलिट्री साइज पे तो यूएस ही है। राइट, यू आर राइट। अभी तो यूएस उस पोजीशन पे है और कुछ समय तक है। तो यूएस और भारत के बीच में, मैंने बोला आपको पहले भी बहुत बार बोला है, एक जो व्यापारिक दोस्ती है, एक बिजनेस क्लास फ्रेंडशिप, दैट विल ऑलवेज स्टे। चाहे ट्रम्प हो, चाहे उनके बाद आने वाला कोई भी राष्ट्रपति हो, ये हमेशा रहेगा। बड़ा ही पॉलिटिकल, बड़ा ही बिजनेस लाइक कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, ट्रेड के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये एक बहुत अच्छी सच्ची फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन कनेक्शन नेगेटिव भी नहीं होगा। ऐसे मैं उसको दुश्मन के तरीके से नहीं देखती, ऑल्दो इंटरनली दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू हार्म इंडिया, maybe because of the insecurities they felt lately. बट अभी उसका जो कनेक्शन है, चाहे वो अभी ट्रम्प है तब या बाद में, ठीक ठाक रहेगा, पॉलिटिकली करेक्ट। So politically in a sense neutral या नॉर्मल जोन में आप देख रही हैं, नाइदर गुड नॉर बैड विद यूएस। और ये एक यूएस के साथ होते होते जो एक नया बात हम कर रहे हैं, आपने बोला नई कंट्रीज जुड़ेंगी, तो उसमें आप कैसी कंट्रीज देख रही हैं? कंट्रीज लाइक यूएई, जो भारत इसराइल की बातें हो रही हैं कि क्लोज आएंगे, और कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, किस तरह देख रही हैं आप भारत की रीअलाइनमेंट होती हुई? जो देश आपको लग रहे हैं आर गोइंग टू बी मोर और लेस गुड फॉर भारत? सो अभी आपने जो बातें करी, जो कंट्रीज के आपने नाम लिए, यस, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो भी हैं वो सारी, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एज वेल, ये सारी की सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं भारत के साथ एक अच्छे टर्म्स पे कनेक्ट करेंगी। एंड आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू श्री नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज ही हैड बीन doing a lot of efforts to have that kind of international level that connect and personal connect, and because of which Bharat will be considered as, and is considered as, a very strong economy right now. जी जी, अब मैं अंत में इकोनॉमी पे ही आना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ऑफ प्रोटेस्ट इकोनॉमी रहता है। जिन जिन देशों में
प्रोटेस्ट बहुत बड़े, वो एक वजह से इकोनॉमी से ही शुरू हुए थे। पाकिस्तान का जो हालत है इकोनॉमी, बांग्लादेश, नेपाल, तो इकोनॉमिकली आप भारत के लिए अगले 6 महीने कितने डिफिकल्ट देख रही हैं या ईजी देख रही हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे अब स्टेट ऑफ हरमोज रुक जाता है, दोबारा रुक गया है, दोबारा वॉर शुरू हो गई है, फिर तेल महंगा होगा, तो आप किस तरह इकोनॉमी पे देख रही हैं भारत के लिए आने वाला कुछ समय 27 तक का? देखिए, ये जो पीरियड है भारत के लिए, ये मिड 2027 तक वाला भी और उसके बाद भी definitely challenging है, definitely, because whenever there is a big shift, a power shift or shift in the planetary alignment, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक देश सफर कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। बिकॉज राइट नाउ जो अब सिचुएशन की तरफ जहां हम बढ़ रहे हैं, वहां जब शनि और केतु एक साथ कंजंक्ट होंगे, शनि केतु कंजंक्ट होंगे 2032 में, अराउंड मे, और वो टॉरस में होगा और रोहिणी नक्षत्र का भेदन होगा, दोनों रोहिणी नक्षत्र में होंगे। दैट इज अ वेरी वल्नरेबल टाइम। तो जब हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ता डेफिनेटली कठिन है, रास्ता आसान नहीं है। सो ये इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड है। पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी, बट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर मच सेफर। हम बहुत सेफ हैं। हमारे जो भी हमने जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करा है, या जो बैकअप लिया हुआ है हमने, related to our finances, related to our wealth, related to the precious metals and everything, that is the safety that Indians, all Indians have, जिसकी वजह से हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आम जनता के लिए ऑन अ डेली बेसिस जो चीजों की जरूरत पड़ती है, राशन पानी, ये सब चीजें जो है, ये आम जनता के लिए तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी वल्नरेबल एंड वेरी सीरियस इशू। और गवर्नमेंट इसको बहुत डिफिकल्टी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी, लेकिन हैंडल डेफिनेटली कर पाएगी। जी, जैसे आपने बोला इकोनॉमी के दो पहलू हैं, एक है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, दूसरा है जो आपने बोला इन्फ्लेशन आती है, जो गरीब को बहुत इफेक्ट करती है, जब ब्रेड का, रोटी का, जो भी बेसिक सब्जी का जो डेली बेसिक्स हैं, हाँ। रेट बहुत बढ़ता है। तो आप उस तरह की इन्फ्लेशन आती हुई देख रही हैं मार्केट में, जहाँ पे खाने और बेसिक चीजों की महंगाई जो वनरेबल सेक्शंस को हिट करती है, वो हिट होने वाली है? इश्करण जी, इट्स अ वेरी बेसिक फंडा। मतलब ऐसा होता है ना कि जब सिचुएशन ऐसी आती है कि खराब सिचुएशन है, उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं, जो कि इस समय वहां पे हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में, वहां पे भी तो कॉकरोच, यही हो रहा है, वहां पे भी यही हो रहा है। मतलब वहां सिचुएशन ऐसी देखी तो लोगों ने रुख इधर इस तरफ मोड़ लिया। सिमिलर सिचुएशन इकोनॉमी के लिए भी होनी है। जब गैस महंगी होगी, जब ऑयल महंगा होगा, जब डेली बेसिक जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स होंगे, ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट रियलाइजिंग द कर्मा थ्योरी बिहाइंड इट। शनि मीन राशि में है, आप शनि जनता के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, और आपको रिजल्ट देने आए हैं, आपके लिए न्याय करने आए हैं आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र में। आप अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, आप जनता को चीट कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू यू? आप सोचिए क्या होगा। तो जो भी ग्रुप चीजों को करेंगे, वो एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी कॉट एंड दे विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट है, इन्फ्लेशन है, पर आप जॉब्स पे क्या देख रही हैं? एक जैसे हमने कहा महंगाई बढ़ना एक फैक्टर है, दूसरा है कि एआई बबल की बात हुई, फिर एआई बबल बस्ट होने की भी बात हो रही है। वो जो भी होता देखा जाएगा, यूएस के अंदर उसका असर भारत में आएगा, पर आप जॉब्स को लेके भारत के अंदर किस तरह देख रही हैं? रिसेशन देख रही हूँ, बहुत क्लियर है, रिसेशन दिख रहा है। क्योंकि अगेन सेम सेम कॉन्सेप्ट हियर आल्सो, उतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बड़ी दिखाई जा रही है। सो जब ऐसा होता है, सो जो कंपनीज हैं, जो मार्केट है, वो इकोनॉमी को, जीडीपी को उस तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर देती है, और ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी बचाना है, यू नो। सो वो सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से ले ऑफ्स बहुत सारे होने हैं, जो नजर आ रहा है। दैट इज वाई आई अगेन एंड अगेन आई हार्प अपॉन द पॉइंट कि भाई, अपनी किसी एक स्किल को डेवलप कर लो। एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज समथिंग। बचपन से सोचिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, उस पे काम करना शुरू कीजिए।
क्योंकि उस स्किल को डेवलप कीजिए, बिकॉज वेन एवर सच सिचुएशन विल कम, विच विल कम, तो आपके पास कुछ हाथ में होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑनलाइन, जैसे कोविड में ऑनलाइन चीजें बहुत सक्सेसफुल हुई थी, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन कंसल्टेंसीज, ऐसी ही सिचुएशन आगे भी आ रही है। वी आर फॉर्चुनेटली, एज आई सेड, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा करेंगे। जब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वी शुड टेक यूज ऑफ इट। जी। और आपने जब रिसेशन की बात करी तो आई सपोज जो ये शेयर मार्केट है पूरा, उसमें तो आप मैसिव डिस्ट्रक्शन देख रही हैं या कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी देख रहे हैं? बिकॉज इंडियंस आर मोर एंड मोर इनटू द शेयर मार्केट आल्सो नाउ। रियल या एस्टेट तो वैसे नहीं ही नहीं, बहुत महंगे। देखिए जो ये अभी जो पीरियड आ रहा है जिसमें मैंने बोला अतिचारी बृहस्पति, वो ट्रेजरर हैं कैबिनेट के, जो हमारे प्लानिटरी कैबिनेट है, वो अतिचारी हैं। साथ में वो गंडांत के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं, वो बुध का नक्षत्र है। बुध एंड जुपिटर, गुरु, ये इनमिकल हैं, इनकी कभी बनती नहीं। सो ये जो सिचुएशन आ रही है, साथ में वो वक्री भी हो जाएंगे दिसंबर में। सो फ्रॉम सितंबर टिल नेक्स्ट मार्च, विच इज द फाइनेंशियल ईयर, तब तक का जो पीरियड है, तब तो मार्केट क्रैश ही क्रैश है। आई विल नॉट रेकमेंड एनीबडी टू गो फॉर स्टॉक्स या किसी भी प्रकार के। अच्छा, तो आप पूरा ब्लड बाथ ही देख रही हैं, क्रैश अपॉन क्रैश ही देख रही हैं मेजर इसके अंदर के। मेजर, यस यस यस। एंड फिर इस पे प्रॉपर्टी में किस तरह देख रही हैं? क्योंकि अब दो चीजें होती हैं क्रैश में, एक के लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं बचता है, तो प्रॉपर्टी ऑल्सो क्रैशेस, तो फिर पूरा ओवरऑल रिसेशन आता है। या यस, लोगों को कोई जगह बचती है, कहीं तो डालना ही होता है, क्योंकि इंडिया में जो वेल्दी भी है या ग्लोबल वेल्दी भी है। पर आप प्रॉपर्टी में किस तरह देखती हैं इसको, जो ये शेयर मार्केट में या जॉब्स में आप क्रैश देख रही हैं? प्रॉपर्टी में अगर मैं रियल एस्टेट में बात करूं तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को शनि दिखाते हैं, शनि रिप्रेजेंट करते हैं, और लैंड्स को मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी जो शनि है वो आखिरी राशि में है और नीच के होने वाले हैं। जून में वो अपनी नीचस्थ राशि में जाएंगे, डेबिलिटेट हो रहे हैं। जब शनि डेबिलिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब वो कमजोर पड़ रहे हैं। जब वो कमजोर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। वेराज क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है और भारत की कुंडली में मंगल बड़ा वेल प्लेस्ड है, आर्द्रा नक्षत्र का है, राहु का है। सो जितने भी स्मार्ट तरीके से काम किए जाएंगे लैंड्स को लेके, लैंड जो स्ट्रक्चर है उसको लेके, वहां मुझे ठीक ठाक दिखता है। लैंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में थोड़ा अवॉइड करें अभी, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2.5 years 3 years। उसके बाद नहीं, फिर से बहुत वो पिकअप करेगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला क्या बचेगा क्या नहीं, आपको लैंड लग रहा है और ये कंपनीज नहीं लग रही हैं। और इसी को लेके अब आती है बात जो ये आजकल अपने मेटल्स की कही थी, गोल्ड सिल्वर, ये मेटल्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि डी बियर्स कंपनी बिक भी रही है, दे रोट ऑफ $6.8 billion ऑल्सो, जो एक टाइम पे आता डायमंड्स आर फॉर एवर, लैब डायमंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया वो फॉर एवर, राइट? सो गोल्ड वी थिंक इज फॉर एवर, gold is not the same as diamond we believe, but who knows what technology will come up with tomorrow। लैब डायमंड आ रहे हैं, तो कुछ मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स, लोग लैब गोल्ड की बातें कर रहे हैं। साउंड्स फार फेच्ड, बट हु कॉल्ड डी बियर्स ऐसे उड़ जाएगा, इसकी मोनोपोली थी। तो गोल्ड में आप किस तरह देख रही हैं, एटलीस्ट इन द इमीडिएट टर्म्स किस तरह देख रही हैं गोल्ड सिल्वर मेटल्स? यहाँ पे भी क्राइसिस ही आने वाला है। सो ओके, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो शास्त्रों में और वेदों में मेटल्स के बारे में, प्रेशियस मेटल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये हमेशा से हमारे सनातन से, हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। सो मेटल्स में मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी जो डायमंड्स के साथ हुआ वो होगा, ऐसा नहीं बोलूंगी। गोल्ड और सिल्वर हमेशा जो इनकी वैल्यू है, जो इन्होंने हमेशा मेंटेन करी है अपनी वैल्यू, वो हमेशा प्रेशियस मेटल है, प्रेशियस ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि एक और मेटल है जो शायद सिल्वर की जगह लेने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि वो प्रेशियस मेटल है, दैट इज बिकॉज कि प्रेशियस मेटल्स इतने ऊपर उठ जाएंगे, उनके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मे बी 15 kg सिल्वर इन अ मिसाइल, और वो वहां हम उतना नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो वहां कॉपर यूज होगा। So copper will take a place of silver in such a manner where it's going to be used in a bulk quantity. Whereas silver फिर वो jewelry part में या utensils part में उतना रह जाएगा, but it is a part of our heritage and it will always remain. I don't see कि इनकी value कभी कम होनी है। नहीं होने वाली। जी। अब अंतिम पार्ट में जो मैंने शुरू में कहा था वो 2/3 मेजोरिटी, और आपने बोला पॉलिसी चेंज,
कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ इलेक्शन की चेंजेस होंगी, कुछ लोग कहते हैं कि इट इज बिल्डिंग अप 2/3। तो आप किस तरह देख रही हैं बीजेपी का 2024 में वीक होना और सडनली 2026 में ऐसी पोजीशन में आना दैट दे कैन मेक डिसाइसिव चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या देख रही हैं पॉलिसी लेवल पे, किस दिशा में देश जाएगा विद दिस 2/3? Well, it's only two statements, and after that, I can elaborate if you want. First statement: बीजेपी is there to stay. कब तक? जब तक शनि कर्क राशि में नहीं पहुंचे, और शनि हर राशि में 2.5 साल रहता है। अभी मीन में है, दैट मीन्स 12 नंबर राशि में, फिर 1 में आएंगे, 2 में आएंगे और फिर 3 में आएंगे। तो तब तक तो मुझे कुछ खराब होता दिखता नहीं। 2.5 साल लगा लीजिए आप, 10-12 साल। उसके अलावा आपने बोला कि आप भारत को कैसा देखते हैं, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनेगा? By 2032 or after 2032, I've said it time and again, and I'll say it again. Bharat will become the spiritual capital of the world. Spiritual capital जब भारत बन रहा है तो सनातन बेस होगा ही होगा। और सनातन को कोई ये ना समझे कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ। It's not about Hinduism, Christianity और इस्लाम और सिखिज्म। No, not at all. सनातन का मतलब है एक धर्म, एक ह्यूमैनिटेरियन पे क्रिएट करे हुए कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो हम सबको फॉलो करने हैं, वेदर वी आर हिंदू और वी आर मुस्लिम्स। अगर आप उस प्रिंसिपल को, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आप सनातन का पार्ट बनते हैं। एंड सनातन वाज नेवर रॉन्ग, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी वाज नेवर रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर्स कैन बी रॉन्ग। सो सिमिलरली सनातन वाज नेवर रॉन्ग, बट पीपल हु misinterpret Sanatan as a dharma, as a religion, is wrong. जी जी जी। और अब चेंजेस का जो आपने कहा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या आप चेंजेस देखती हैं इस 2/3 से आते हुए इन भारत ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स? क्योंकि बीजेपी आपको लग रहा है तो वो स्ट्रांग ही हो रही है, तो उसमें चेंजेस में आप क्या चेंजेस देख रही हैं भारत के अंदर? ऑल द यंग लीडरशिप्स, सबके सब लीडर्स 50 के नीचे आने वाले हैं, हु आर जो जिनके अंदर वो जज्बा है कि मासेस के लिए काम करना है, पर्सनल अटेनमेंट्स के लिए कोई काम नहीं करना है, निश्चल भाव से काम करना है। जब आप सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं और अपने एजेंडा में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में बहुत क्लियर होते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्टिकुलर कंट्री को सिर्फ आगे ही आगे लेके जाते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी बहुत सारी अड़चने आएंगी, बिकॉज whenever we are trying to create a vacancy for something good to come, तो ब्लड बाथ और खराबियां और तोड़फोड़ और मॉड्यूलेशंस, ये तो हो गई, पेन तो हो गई। जी जी जी, थैंक यू रीना जी, आपने ये सब कवर किया कि आने वाला समय मैसिव चेंजेस का, पावर शिफ्ट्स का, जस्टिस का एंड न्यू ग्रोथ्स का, जो न्यू चेंजेस का होने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस एज ऑलवेज। Thank you so much, thank you for having me.